हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा। और अगर मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँ तो मैंने क्लैट आफ्टर 12th विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 541 निकाला था। उसके बाद पिछले साल आई क्वालिफाइड फॉर DULLB विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 6 एंड BHULLB विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 30 एंड अलॉन्ग विद दैट PULLB विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 14। तो दोस्तों, अब मैंने सोचा कि मैं पहले बच्चों को जूम के थ्रू पढ़ा रहा था, बट देन आई थॉट कि इट वुड बी better if I teach via YouTube. So I'm here and I will be teaching every aspect of law and Indian polity which is necessary not only for law entrances but also when you will be reaching to the law school. तो जो भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो मैं उस नजरिए से पढ़ाऊंगा कि जैसे मैंने खुद पढ़ा था और जो मेरे को काम में आया इन सारे लॉ एंट्रेंसेस को क्रैक करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, इसको आप पूरा देखिएगा वीडियो को और आपको खुद एहसास होगा कि जो कंटेंट मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो उसके बाद आपको कोई भी बुक या कोई भी वीडियो और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं इमरजेंसी प्रोविजंस। और इमरजेंसी प्रोविजंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉ एंट्रेंसेस में और आपकी लॉ स्कूल की पढ़ाई में। तो इमरजेंसी प्रोविजन समझने से पहले जरूरी है कि हम कुछ मेजोरिटीज के बारे में जानें जो कि पार्लियामेंट में यूज होती हैं जब भी कोई बिल प्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में। मैं इमरजेंसी प्रोविजन से पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया, ब्रीफ आइडिया मेजोरिटीज के बारे में दे देता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है कि जो भी टोटल मेंबरशिप होती है, जैसे कि मानिए कि लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है 545, तो जो भी टोटल मेंबरशिप होगी उसमें से हम जो वेकेंट होंगी सीट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो रेजिग्नेशन की वजह से या उनकी डेथ होने की वजह से उनकी सीट खाली रह जाती है, तो उसको कहते हैं हम वेकेंसी। तो अगर टोटल मेंबरशिप, तो इफेक्टिव मेजोरिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ऑफ हाउस माइनस वेकेंट सीट्स, और इसका जो रिजल्ट होगा, जैसे मानते हैं 545 थी लोकसभा की, उसमें से वेकेंट सीट्स थी 45, तो टोटल हुआ 500। तो इसका 50% प्लस 1 कितना हुआ दोस्तों? 251। इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव मेजोरिटी। और इसका यूजेज कहां पे होता है, कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है यूजेज रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में। जब वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तब इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस की, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में। उसके साथ साथ रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, और राज्यसभा, उनके स्पीकर को हटाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है। या कोई भी स्पीकर, रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ इवन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, उसमें भी स्पीकर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। उसमें भी हम इफेक्टिव मेजोरिटी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये वे क्यों अडॉप्ट किया कि मैं बोर्ड और मार्कर से पढ़ाऊं, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये सबसे इफेक्टिव वे होता है। ऑल्दो पीपीटीज और पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, बट आई थिंक द बोर्ड एंड मार्कर का यूज करते हुए जो पढ़ाया जाता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है इंसान। तो इफेक्टिव मेजोरिटी के बाद दूसरी मेजोरिटी जो कि यूज होती है उसका नाम है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी। अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं।
एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है दैट द टोटल मेंबरशिप, जो भी लोकसभा की, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था 545, आप मानिए कि 545 ही टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, तो उसका 50% प्लस 1 वो होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप वैकेंसीज कितनी हैं उनको आप माइनस करें या बाकी चीजों को डिडक्ट करें, वो टोटल मेंबरशिप जो ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस उसका 50% प्लस 1 उसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहते हैं। टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, कोई भी हाउस हो, लोकसभा राज्यसभा ऑफ हाउस, उसका 50% प्लस 1 इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और इसका यूजेज कहां पे होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट्स बनती हैं चाहे सेंटर में या स्टेट में, उसमें उन लोगों को उस पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत होती है। तो कहां पे इसका जरूरत होता है, कहां इस्तेमाल होता है? टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंटर और स्टेट, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में, जहां कहीं भी, वहां पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी का जरूरत होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं सिंपल मेजोरिटी पे। एक वन ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ मेजोरिटी इज सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी होती है 50% ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे कि अगर 545 मेंबर्स हैं, उसमें से 45 लोग उस दिन एब्सेंट थे हाउस में से, वो लोग नहीं आए कोई भी प्रोसीडिंग अटेंड करने के लिए, कोई भी सेशन अटेंड करने के लिए, तो हम उनको माइनस कर देंगे। 545 में से 45 हमने माइनस कर दिया जो लोग एब्सेंट थे, प्लस उसमें से 100 लोग वॉकआउट कर गए। आपने सुना होगा लोग वॉकआउट कर जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो छोड़ के चले जाते हैं, वोट कास्ट नहीं करते अपना किसी उस मुद्दे पे, उस बिल पर। तो उसके बाद जितने मेंबर्स बचे उनका 50% प्लस 1 उसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब उन लोग जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस 1, क्योंकि मेजोरिटी के लिए एक ज्यादा होना चाहिए उस 50% के आंकड़े से। इसका इस्तेमाल होता है यूजेज नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी में, जब स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है प्रेसिडेंट जी द्वारा किसी भी स्टेट में, उस समय उस बिल को दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास होना होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मेजोरिटी जो कि रिक्वायर्ड होती है, वो होती है स्पेशल मेजोरिटी। इसको मैं रब कर देता हूं। क्वारंटाइन का समय है तो घर पे ही मैं इसको कैसे भी एडजस्ट करके बोर्ड और मार्कर का इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर पाऊँ चीजें। इसके बाद आ जाते हैं स्पेशल मेजोरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजोरिटी होती है। वैसे तो ये 4 तरीके की होती है, पर जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको इससे रिलेटेड में उसको आपको पढ़ाऊंगा। तो एक होती है जो कि काम आती है जब हम प्रेसिडेंट जी को रिमूव करना होता है। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है वो होता है फर्स्ट फॉर्म की रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के लिए एक वो यूज होती है। उसमें क्या चाहिए होता है? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, पर कौन से तरीके की वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें जब भी वो बिल जाएगा लोकसभा राज्यसभा के सामने, तो 2/3 मतलब उसका 2/3 2/3 ऑफ
टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, उस हाउस के 2/3 मेंबर्स +1, इतने लोगों का समर्थन चाहिए होता है। और उसको क्या चाहिए होता है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी का इस्तेमाल होता है। और 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हो +1, उसको हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, विच इज यूज इन रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। एक और फॉर्म होता है, एक और इसका इस्तेमाल होता है जब राज्यसभा, कई बार क्या होता है, राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट का वर्णन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। पर स्टेट लिस्ट में स्टेट ही बना सकती है, पर एक इसमें एक्सेप्शन होता है कि जब राज्यसभा, पार्लियामेंट, लोकसभा को ये पावर दे देती है कि आप लोग नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आप लॉ बना लीजिए। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसमें चाहिए होता है 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग +1। उसमें चाहिए था 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स +1, इसमें चाहिए 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग +1। कब चाहिए, जब राज्यसभा लोकसभा को ये बोले कि आप लोग स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉ बना लीजिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दे रहे हैं फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है इसलिए हम पावर दे रहे हैं। उसमें ये वाला स्पेशल मेजोरिटी का ये वाला पार्ट यूज होता है, 2/3 मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग +1। अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्पेशल मेजोरिटी में। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ स्पेशल मेजोरिटी होती है जो कि यूज होती है जब भी नेशनल इमरजेंसी इंपोज होगी, नेशनल इमरजेंसी इंपोज करने के लिए प्लस जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, कोई भी हम संविधान में संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट, उसमें ये वाली जो हमने स्पेशल मेजोरिटी पढ़ाने जा रहा हूं उसका इस्तेमाल होता है। होती है वो भी स्पेशल मेजोरिटी है, और वो क्या होता है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए पहली बात तो, उसी में एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसका 50% +1। उसके साथ साथ क्या चाहिए, उसके साथ साथ चाहिए दोस्तों कि 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, मतलब 2/3 उस हाउस के मेंबर्स ऑफ हाउस, उस हाउस के मेंबर्स +1। ये होती है तीसरी फॉर्म ऑफ स्पेशल मेजोरिटी, जो कि नेशनल इमरजेंसी में भी यूज होती है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। इसलिए मैंने आपको ये पढ़ाया है जिससे कि आपको ये याद रहे, जब भी मैं आगे बताऊं कि स्पेशल मेजोरिटी नेशनल इमरजेंसी इंपोज करने के लिए यूज होती है, तो आप समझ पाएंगे कि क्या है स्पेशल मेजोरिटी। और जब मैं सिंपल मेजोरिटी बोलूंगा स्टेट इमरजेंसी करने के लिए जो इंपोज होती है, तो आप समझ जाएंगे कि सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको मेजोरिटीज पढ़ा दी हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे की बात पे, जो है इमरजेंसी प्रोविजंस। तो मैं इसको मिटा देता हूं। और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा इमरजेंसी प्रोविजंस, ये आप अगर अलग अलग वीडियोस भी रेफर कर रहे होंगे तो सब वीडियोस में आपको सारा कंटेंट नहीं मिलेगा जो आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। और ये अलग अलग सोर्सेज से मैंने इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो हम आ जाते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस पर। इमरजेंसी प्रोविजंस, मेरी खराब हैंडराइटिंग को थोड़ा, इसके लिए मुझे एक्सक्यूज करिएगा। इमरजेंसी प्रोविजंस, इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स, सर्टेन फैक्ट्स इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। कुछ फैक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट,
देखिए, वैसे तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको क्वाजी फेडरल कहा जाता है। क्वाजी फेडरल का मतलब दोस्तों कि हमारे पास यूनिटरी फीचर्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और फेडरल फीचर्स भी। फेडरलिज्म का मतलब जैसे कि आप समझते हैं कि डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, और यूनिटरी फीचर्स क्या है कि कुछ कुछ टाइम पे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में भी क्या है कि वैसे तो हमारा क्वाजी फेडरल है, पर जब इमरजेंसी घोषित हो जाती है तो यूनिटरी हो जाता है, वो क्वाजी फेडरल से यूनिटरी फॉर्म में तब्दील हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। सो फैक्ट नंबर 1 कि इमरजेंसी के दौरान क्वाजी फेडरल से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। पहला इसके बारे में फीचर। दूसरा फीचर इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में कि ये पार्ट 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में जिक्र है। और थर्ड चीज कि हमने कहां से बोरो किए, जैसे कि हमने अलग अलग फीचर्स अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए, ये भी हमने बोरो किया है जर्मनी से। बोरोड फ्रॉम जर्मनी, इसको हमने जर्मनी से बोरो किया है। इसका एसी ऑफ कर दो। ये हमने इसको कहां से बोरो किया, जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को बोरो किया है। और 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ इमरजेंसीज। वो 3 फॉर्म कौन सी हैं? आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 जो स्टेट इमरजेंसी के बारे में है, आर्टिकल 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। तो इसको याद रखने का तरीका 352, हर किसी में 4 आर्टिकल्स का गैप है, 352 से 356, 356 से 360। और सबसे बड़ी इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी से हम लोअर फॉर्म में जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी के बाद स्टेट इमरजेंसी, और स्टेट इमरजेंसी के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेशनल इमरजेंसी से, जो कि आर्टिकल 352 में है। नेशनल इमरजेंसी। तो किस आर्टिकल में है ये? सबसे पहली बात जो हमें इसके बारे में जाननी है वो है आर्टिकल 352 में इसके बारे में लिखा गया है। और 352 आर्टिकल क्या कहता है कि अगर प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी सिचुएशन अराइजेज इन द कंट्री, अगर उन्हें लगता है कि हमारे देश में ऐसे हालात हो गए हैं, किसी भी पार्ट में ऐसे हालात हो गए हैं कि जरूरी है उनका नेशनल इमरजेंसी इंपोज करना, तो वो नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर सकते हैं, या तो थ्रू आउट कंट्री, पूरी कंट्री में, या किसी भी पार्ट में उसको इंपोज किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा। और उसके ग्राउंड्स क्या होंगे? पहले क्या था? पहले बोला गया था बिफोर 42nd अमेंडमेंट क्या था? 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बिफोर 42nd अमेंडमेंट 1976, पहले बस ये कहा गया था कि बस पूरी कंट्री में ही नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। उसके बाद जो 42nd अमेंडमेंट आई 1976 में, तो कहा गया कि किसी पार्ट के लिए भी नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है प्रेसिडेंट द्वारा।
और प्रेसिडेंट क्या ये नेशनल इमरजेंसी अपने हिसाब से अपनी ओन, कैन ही इम्पोज द नेशनल इमरजेंसी ऑन हिज ओन डिस्क्रिप्शन, क्या अपने हिसाब से नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं? नहीं। उसके लिए जरूरत होती है उन्हें, रिक्वायरमेंट, अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल कह लें इसको, या आप अप्रूवल की जगह कह लीजिए कि कैसे प्रेसिडेंट कैन impose national emergency after Council of Ministers headed by PM ask या gives that in writing कि आप नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दीजिए। तो क्या प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हेड पीएम करते हैं, वो उनको ये ना बोले कि नेशनल इमरजेंसी लगाने की अभी जरूरत है। उसके बाद क्या होगा? अभी तक तो हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट इंपोज करते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी इंपोज करने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको रिटर्न एडवाइस देते हैं कि आप नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दीजिए। आर्टिकल 352 में इसको कहा गया है। 42nd अमेंडमेंट से पहले ये बोला गया था कि थ्रू आउट द कंट्री ही नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जा सकती है, पर 42nd अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि किसी पार्ट के लिए भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब इसका आगे अब ये कैसे प्रोसीड करेगा? अब इनको रिटर्न एडवाइस आ गया। अब इसका जो अप्रूवल, अब इस चीज के लिए अप्रूवल चाहिए होगा बोथ द हाउसेस। किसके लिए? दोनों हाउसेस इसका अप्रूवल देंगे पहले। अप्रूवल नेसेसरी, दोनों हाउसेस का अप्रूवल लेना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। पहली बात। दूसरी बात, फिर जब ये अप्रूवल के लिए रखा जाएगा दोनों हाउसेस के, तो उसके लिए कैसी मेजोरिटी चाहिए, जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में पढ़ाया कि कैसी मेजोरिटी चाहिए। उसके लिए चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, मतलब दोनों हाउसेस उसका अप्रूवल स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू दें। स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड, ये हो गया स्पेशल मेजोरिटी। टाइम ड्यूरेशन, कि कितने टाइम के अंदर दोनों हाउसेस का उसको अप्रूवल देना जरूरी है। विद इन 1 मंथ, विद इन 1 महीने के अंदर अप्रूवल, या इट मस्ट बी दिस प्रोक्लेमेशन शुड बी पास्ड, अप्रूवल या पास्ड बाय बोथ हाउसेस। दोनों हाउसेस से उसका अप्रूवल 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, तभी नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो सकती है। पहले इसको बोला गया था कि 2 महीने का इसको टाइम दिया गया था कि 2 महीने का टाइम रखते हैं, 2 महीने के अंदर अप्रूवल दें, पर 44th अमेंडमेंट से इसका टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस कर दिया गया था 1 महीने पे, कि नहीं 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस का इसको अप्रूवल देना जरूरी है। और कैसी मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दोनों हाउसेस का अप्रूवल जरूरी है। अब एक बार जब अप्रूव हो गई नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद वो कितने टाइम के लिए फोर्स में रहती है? नेशनल इमरजेंसी एक बार अप्रूव होने के बाद दोनों हाउसेस से 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने के लिए फोर्स में रहती है। 6 महीने लैप्स होने से पहले तक फिर से उन्हें अप्रूवल चाहिए होगा दोनों हाउसेस का, मतलब 6 महीने एक्सपायर होने वाले हैं, उससे पहले ही फिर से दोनों हाउसेस के सामने वो जाएगा प्रोक्लेमेशन कि हम ऐसा नेशनल इमरजेंसी को एक्सटेंड करना चाहते हैं। अब दोनों हाउसेस को 6 महीने के अंदर अंदर उसका अप्रूवल देना जरूरी है, अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर के बाद वो लैप्स हो जाता है। वंस अप्रूव्ड इट रिमेन्स इन फोर्स फॉर 6 months। remains
इन फोर्स फॉर 6 months, 6 महीने के लिए वो लागू रहता है। 6 महीने के बाद फिर से उन्हें अप्रूवल चाहिए होगा। अब तो ये बात हो गई कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर कि क्या होगा अगर, जैसे कि हम जानते हैं कि लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। तो उस केस में क्या होगा, जब 30 डेज का जो टाइम दिया गया है, 1 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस का अप्रूवल जरूरी है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। मतलब अभी अप्रूवल नहीं मिला था लोकसभा का, उससे पहले ही 30 दिन पूरे होने से पहले ही लोकसभा जो है डिसॉल्व हो गई। लोकसभा का अप्रूवल नहीं मिल पाया, पर राज्यसभा ने अप्रूवल दे दिया था नेशनल इमरजेंसी के लिए। तो इन केस में क्या होता है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये कहा जाता है कि इस केस में कि जैसे अभी लोकसभा सेशन में नहीं है, लोकसभा डिसॉल्व है, सेशन में नहीं डिसॉल्व है, तो अब जैसे फिर से लोकसभा बनाई जाएगी और लोकसभा फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, उसके बाद लोकसभा में 30 दिन का टाइम दिया जाएगा कि फिर से वो जैसी आज बैठी, दोबारा लोकसभा आज रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, तो आज से 30 दिन दिए जाएंगे। उस 30 दिन के अंदर उन्हें उसको अप्रूवल देना होगा। तो अगर पहले डिसॉल्व हो गई और अप्रूवल नहीं मिला, तो जिस दिन वो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी 30 डेज का टाइम दिया जाता है उन्हें फिर से उसको अप्रूव करने के लिए, टू अप्रूव। इस बात को याद रखिएगा। बहुत सी जगहों पे बच्चे मिस कर जाते हैं कि अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो सकती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 30 दिन का उन्हें फिर से टाइम दिया जाता है कि आज अगर आप रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है लोकसभा, तो आज से 30 दिन आपको दिए जाते हैं, आप उस चीज को पास कर दें स्पेशल मेजोरिटी के साथ नेशनल इमरजेंसी को। तो ये हो गई इसके बारे में बात थोड़ी सी। अब हम आगे चलते हैं कि किस किस ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ग्राउंड्स क्या होते हैं नेशनल इमरजेंसी लगाने के? ग्राउंड्स ऑन विच नेशनल इमरजेंसी कैन बी imposed। वो कौन सी ग्राउंड है जिनके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है? वो होते हैं दोस्तों वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, एंड आर्म्ड रेबेलियन। पहले आर्म रेबेलियन वन ऑफ द ग्राउंड्स नहीं था। आर्म रेबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस को एक ग्राउंड माना जाता था नेशनल इमरजेंसी इंपोज करने के लिए। बट 44th अमेंडमेंट के बाद इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म रेबेलियन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था। अर्लियर, इससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस को वन ऑफ द ग्राउंड्स माना गया था। बट इसको रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया आर्म्ड रेबेलियन से बाय 44th अमेंडमेंट 1978 से। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आर्म्ड रेबेलियन एक वन ऑफ द ग्राउंड्स 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद बनाया गया। उससे पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस को ग्राउंड माना गया था। वॉर का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में, वॉर तो आप समझते हैं कि युद्ध की घोषणा होती है, जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन कि हमने ही उन पे अटैक किया, कोई और कंट्री ने हमारी कंट्री पे अटैक कर दिया, उसको एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं।
तो ये और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स कि किस ग्राउंड्स पे नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जाती है, उसके आगे मैं फिर लेके चलता हूं आपको। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस का बहुत मिसयूज पॉसिबल था, उसकी वजह से उसको रिप्लेस किया गया था आर्म रेबिलियन से। और क्या रह गया है पढ़ाने को? हाँ, उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब जैसे नेशनल इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है वो प्रेसिडेंट साहब खुद रिवोक कर सकते हैं, पर क्या प्रोसीजर है उसका वो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। तो रेवोकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हमें आज हमने नेशनल इमरजेंसी तो लगा दिया, अब हमें इसको रिवोक करना है। तो हाँ, नेशनल इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है प्रेसिडेंट जी द्वारा बिफोर 6 मंथ्स एक्सपायर, मतलब 6 महीने एक्सपायर होने से पहले भी उसको रिवोक किया जा सकता है। उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस सिंपल है कि 1/10 ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, ओनली लोकसभा, राज्यसभा नहीं, इसमें जैसे लगाने के लिए तो राज्यसभा की जरूरत है, पर हटाने के लिए केवल लोकसभा मेंबर्स की जरूरत है। 1/10 ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एक नोटिस देंगे, नोटिस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर को नोटिस देंगे कि नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर लिया जाए। 1/10 मेंबर्स वो नोटिस स्पीकर को देंगे और 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर फिर लोकसभा की असेंबली बुलाई जाएगी और उसको फिर सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पास करना पड़ेगा उस बिल को कि अब नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर लिया जाए। लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, पर रिवोक करने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। टू बी पास्ड इन लोकसभा विद सिंपल मेजोरिटी। लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी, हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी, खाली लोकसभा की जरूरत है। और अगर आपको पता ही, अगर लोकसभा सेशन में नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो नोटिस किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, कि आप रिवोक कर लीजिए नेशनल इमरजेंसी को। तो ये हो गया नेशनल इमरजेंसी के बारे में बहुत सारी चीजें। इसके बाद 2 आर्टिकल, इससे पहले हम चलें तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार हमारे देश में लग गई है। 3 times it has been imposed in India। एक 1962 में, 1971 में और 1975 में दोस्तों 3 बार नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया है। ये इंडो चाइना वॉर का टाइम था जब इसको फर्स्ट टाइम लगाया गया, तो 3 बार इसको लगा चुके हैं हम अभी तक। तो इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, वो पढ़ें। उससे पहले हम एक केस लॉ पढ़ लेते हैं जिसका नाम है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। काफी फेमस केस है और उस केस में क्या महत्वपूर्ण बात थी उसकी वो मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये जुडिशियरी को पावर है कि वो चेक कर पाए कि जिस ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है क्या वो रीजनेबल है, क्या वो जस्ट थे, या फिर आर्बिट्ररी इस पावर को यूज करते हुए नेशनल इमरजेंसी को लगा दिया गया। तो ये बोला गया कि नेशनल इमरजेंसी ऐसा नहीं है कि जुडिशियरी को कोई पावर नहीं है कि वो चेक कर पाए कि किस ग्राउंड्स पे वो इम्पोज की गई है। जुडिशियरी हैज द पावर टू चेक द ग्राउंड्स ऑन विच नेशनल इमरजेंसी हैज बीन इम्पोज्ड। उसका केस लॉ का नाम है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इससे एसोसिएटेड 2 आर्टिकल्स है नेशनल इमरजेंसी से एसोसिएटेड, वो है 358 और 359 दोस्तों। 358 और 359। 358 में ये बोला जाता है, आर्टिकल 358 में ये कहा गया कि जो भी फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को या नॉन सिटीजन्स को गारंटीड हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सस्पेंड हो जाते हैं। जैसी ही नेशनल इमरजेंसी आज इंपोज की जाएगी, जैसी प्रोक्लेमेशन अप्रूव होके और आज नेशनल इमरजेंसी लग गई है, जैसी ही लगेगी ऑटोमेटिकली
automatically all fundamental rights guaranteed under Article 19 are suspended. आर्टिकल 19 के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें गारंटीड हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं जैसी नेशनल इमरजेंसी इंपोज होती है। और बाद में मतलब अगर आज कोई भी लेजिस्लेटिव एक्शन, कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो आपके आर्टिकल 19 को वॉयलेट कर रहा है, या एग्जीक्यूटिव कोई भी एक ऐसा एक्शन लेती है जिससे आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है, तो आप इसके लिए कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते कि मेरा तो आर्टिकल 19 वॉयलेट हो रहा है तो इसके ऊपर कोर्ट कुछ करे, कोई आदेश पास करे। और जब नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी उसके बाद भी आप आज जो कानून बना दिया गया वो ऑफकोर्स नेशनल इमरजेंसी के बाद इनवैलिड खुद ही हो जाएगा, पर आज जो कानून बनाया गया उसके ऊपर आप केस नहीं दायर कर सकते कोर्ट में जब नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी। तो ये कहता है आर्टिकल 358 कि फंडामेंटल राइट्स विच आर गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, जब नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 359। दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं अगर हम नेशनल इमरजेंसी के नजरिए से देखें। और आर्टिकल 359 क्या कहता है? आर्टिकल 359 ये कहता है कि प्रेसिडेंट बाय एन ऑर्डर, मतलब ऑटोमेटिकली नहीं, प्रेसिडेंट बाय एन ऑर्डर, एक ऑर्डर के थ्रू कैन रिस्ट्रिक्ट, चाहे तो रोक सकते हैं, कैन रिस्ट्रिक्ट चाहे तो रोक सकते हैं कि आज एक नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो प्रेसिडेंट आज एक ऑर्डर निकालेंगे और ये बोलेंगे कि अब आपके जो ये हमें, आपको पता ही होगा, ये हमें राइट गिवन है कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो तो हम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी के दौरान कोई ऑर्डर निकाले और ये बोल सकते हैं कि अब आपका ये जो राइट है कोर्ट को अप्रोच करने के लिए फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो कर्टेल हो गया है, अब आप नहीं जा सकते, कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकते अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर 20 and 21 कैन रिस्ट्रिक्ट राइट टू अप्रोच द कोर्ट, फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वो चाहे तो आपको रोक सकते हैं कि अब आप फंडामेंटल राइट्स आपके वॉयलेट हो तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कोई रेमेडी सीख करने, एक्सेप्ट 2 आर्टिकल ऐसे हैं जिनके लिए आप कोर्ट फिर भी अप्रोच कर सकते हैं। जब नेशनल इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी जब इंपोज हुई है तब भी आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2 आर्टिकल्स। कौन से हैं वो 2 फंडामेंटल राइट्स हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 20 राइट अगेंस्ट कन्विक्शन। इसको ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट 1978 से कि 20 और 21 के अलावा कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो आप नेशनल इमरजेंसी के दौरान कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट को पावर है बाय एन ऑर्डर, वो ये कर सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है कि 358 तो ऑटोमेटिकली, मतलब जैसे ही आज इमरजेंसी इंपोज हुई तो प्रेसिडेंट को कोई ऑर्डर अलग से नहीं निकालना, ऑटोमेटिकली जो आपके फंडामेंटल राइट्स गारंटीड है अंडर 19 वो खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे वो। और 359 में प्रेसिडेंट को एक ऑर्डर निकालना होगा अलग से जिसमें वो ये बोलेंगे कि अब आपके जो राइट्स थे कि आप अप्रोच कर पाए कोर्ट्स को फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो 0 हो गया है, अभी आप नहीं कर सकते। पर ऑफ कोर्स जब नेशनल इमरजेंसी हट जाएगी उसके बाद आज अगर आपका कोई मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं वो अगर उसका हनन हुआ है, वो वायलेट हुआ है, तो ऑफ कोर्स नेशनल इमरजेंसी हटने के बाद आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और अब इसमें मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं 358 और 359 में। और 359 में ये फर्क है कि पहली बात, इसमें फंडामेंटल राइट्स 19 के मतलब 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स आपको गारंटीड है उनकी वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो आपका राइट है टू अप्रोच द कोर्ट फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स,
वो जीरो हो जाता है। मतलब आपका जो राइट था कोर्ट अप्रोच करने के लिए, वो अब आप नहीं जा सकते कोर्ट में फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ये दोनों में पहला फर्क है। दूसरा ये कि 358, बहुत से कम लोगों को ये पता है कि 358 कब इन्फोर्स किया जाता है। 358 वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे ओनली, जब नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड हो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन नहीं, जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे बस नेशनल इमरजेंसी लगाई गई हो, तब आर्टिकल 358 रोल प्ले करता है। अगर आर्म रिबेलियन के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तो 358 नहीं इम्पोज किया जा सकता। और ये आर्टिकल 359 ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स, कोई भी ग्राउंड पे अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है ऑन एनी ग्राउंड्स, 359 प्रेसिडेंट चाहे तो एक ऑर्डर निकाल के आपके राइट टू अप्रोच द कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये जो 358 होता है, सॉरी, जो 358 होता है ये थ्रू आउट द नेशनल इमरजेंसी, मतलब आर्टिकल 358 जो फोर्स में रहेगा वो थ्रू आउट द नेशनल इमरजेंसी रहेगा। उससे कम समय के लिए या उससे ज्यादा समय के लिए नहीं, जब तक नेशनल इमरजेंसी है तब तक आपके ऑल द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर 19 वो सस्पेंडेड रहते हैं। और इसमें 359 में क्या होता है, प्रेसिडेंट चाहे तो 6 महीने के लिए अगर इमरजेंसी लगाई गई है तो 3 महीने केवल ये ऑर्डर निकाल सकते हैं कि 3 महीने तक आपको ये राइट आपसे छीन लिया जाता है कि आप कोर्ट अप्रोच करें फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये है दोनों में फर्क। मैं लास्ट जो इनका डिफरेंस है वो लिख देता हूं। थ्रू आउट इमरजेंसी, थ्रू आउट नेशनल इमरजेंसी, जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी भी है, और ये है मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो 359 का यूज कर सकते हैं, 359 का फॉर लेसर ड्यूरेशन, कम समय के लिए भी एज वेल। अब हम आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि है नेशनल इमरजेंसी जब इम्पोज होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इसका इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले इफेक्ट इसका ये होता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर आ जाती है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि लिखते हुए बहुत टाइम चला जाता है। तो क्या होता है, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उसका इफेक्ट पहला ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट को बताएगी कि आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है। वैसे क्या होता है जनरली कि स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट एग्जीक्यूटिव फंक्शन कैसे परफॉर्म करे, पर नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के हिसाब से उन्हें स्टेट एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। और दूसरी बात कि इस दौरान जो स्टेट लिस्ट में हमारे को, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट फॉर्म करता है वैसे तो लॉज, पर जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स कंटेन्ड इवन इन द स्टेट लिस्ट। जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है, जो स्टेट लिस्ट में मैटर्स कंटेन्ड है उनके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इमरजेंसी के दौरान कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में कोई मैटर हो उसके बेसिस पे कानून बना सकती है। और प्रेसिडेंट उस दौरान ही कैन रेगुलेट द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप जानते होंगे कि सबको अलग अलग बजट एलोकेट होते हैं, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी के दौरान उसको चेंज कर सकते हैं। किसी स्टेट को कम दे सकते हैं, किसी को ज्यादा दे सकते हैं। या जैसे आज 500 करोड़ देते थे जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी स्टेट गवर्नमेंट को, पर आज 250 करोड़ भी उसको किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स को भी कम या ज्यादा या कैसे भी चेंज उसमें ऑल्टरेशंस लाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था नेशनल इमरजेंसी के बारे में। उससे पहले मैंने आपको मेजॉरिटीज के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी को कवर करूंगा। आशा करता हूं कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो समझ आया होगा
और मैंने कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट दूं और जितनी भी नॉलेज मेरे पास है और अलग अलग सोर्सेज से जो भी मैं एकत्रित कर पाया उसको मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है. थैंक यू सो मच. लीगल पेडागॉगी इज द नेम ऑफ माई चैनल. काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, and if you feel like, you can share it with your friends as well. Thank you so much. Good evening.